नमस्ते, सुप्रभात। मैं डॉक्टर शरद भालेकर पिछले 12 साल से केवलाधाम के प्लेटफॉर्म से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ। आज हम आसनों के बारे में थोड़ा शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। हम सबको मालूम है कि आसन ये योग का सबसे पॉपुलर अंग है। स्पेशली पिछले 100 साल में पूरे भारतवर्ष में, इतना ही नहीं भारत के बाहर भी अनेक देशों में अगर योग का प्रसार हुआ है तो वो आसनों के माध्यम से ज़्यादा प्रसार हुआ है। आसनों का अंग लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया है, लेकिन जिस प्रकार से अप्रिशिएट किया है वो जो हमारे योग के मूल टीचर थे, योग के ऋषि थे, उन्होंने जैसे कहा वैसे अप्रोच नहीं हुआ है। ज़्यादातर बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स में या हेल्थ सेंटर्स में आसन ये एक प्रकार का एक्सरसाइज ऐसे मान के उसका अभ्यास हो रहा है। जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, अनएरोबिक एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, वैसे आसन एक योगिक एक्सरसाइज इस रूप में वो प्रस्तुत हो गया और उसके कारण आसन की भूमिका ही बदल गई। जब हम एक्सरसाइज के रूप में कुछ करते हैं तो उसमें रिपीटेड मूवमेंट्स आते हैं जिसके कारण हमारे हृदय की गति बढ़ती है, चयापचय की गति बढ़ती है, तो एक अलग मैकेनिज्म शरीर में निर्माण होता है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, उसका भी फायदा है, लेकिन चूंकि आसन भी इस प्रकार से एक रिपीटेड मूवमेंट के जरिए चलाना शुरू हो गया। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 आसनों का जो पूरा का पूरा संच है वो 20 सेकेंड में या 30 सेकेंड में पूरा राउंड पूरा करेंगे। तो ये आसन की बजाय फिजिकल एक्सरसाइज की दृष्टिकोण से देखा गया, जिसके कारण वो फॉलो करते वक्त हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। तो उससे शरीर के लेवल पर फायदा तो ज़रूर हुआ जैसे बाकी के एक्सरसाइज का होता है, लेकिन आसन के बारे में जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक गहराई बताई थी, उसका साइकोलॉजिकल लेवल पर कैसा प्रभाव पड़ता है, फिर स्पिरिचुअल फायदे क्या है, उस बारे में किसी का लक्ष्य ज़्यादा नहीं था और उसके कारण उन आसनों का ऐसा गहरा अभ्यास नहीं हुआ। मानो जैसे हठ प्रदीपिका ने कहा भुजंग आसन, और भुजंग आसन का सही प्रकार से अभ्यास करने से भुजंगिनी यानी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब मैंने ऐसे कितने योग के प्रैक्टिशनर देखे, योग के साधक देखे हैं जो पिछले 40 साल से 50 साल से भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो अभ्यास उतने गहराई तक नहीं गया कि वो उस शक्ति को जागृत करे, यानी कुछ तो कमी रह गई। यानी उस भुजंग आसन का गहरा अभ्यास क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा। बस केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह वो कर बैठे, 5 सेकेंड के लिए रखा, फिर वापस आ गए, फिर किया। ऐसे अनेक सारे आसनों के साथ हो रहा है। तो इसलिए आज ये ज़रूरी है कि किसी योगा टीचर को कि आसन का सही पक्ष हमारे प्राचीन ऋषियों ने कैसे बताया था। आसन इज अ स्टैटिक प्रैक्टिस, इसका मतलब जहां आप स्थिर होने वाले हो, स्टैचू की तरह, एक पुतले की तरह, वो आसन है और वहां कुछ देर के लिए स्थिर होना जरूरी है। स्थिरम सुखम आसनम, तो यह स्थिरता जरूरी है। झट से आप मूवमेंट करके वहां तक जाते हो और वहां से फिर वापस आते हो तो ये पूरे मूवमेंट एक्सरसाइज हो गया, आसन नहीं हुआ। आसन में उस स्थिति में रहना जरूरी है और धीरे धीरे उस स्थिति में रहने का कालावधि जो है वो बढ़ना चाहिए, वो प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है और ये ज़रूरी है कि अब हमारे योगा टीचर जो नए बनेंगे वो इस प्रोग्रेस के बारे में भली भांति जाने और लोगों को बताए। मानो जैसे भुजंगासन की बात छेड़ दी है, तो आज पहली बार मैं भुजंगासन कर रहा हूँ, पहला दिन है, तो पहले दिन मैंने भुजंगासन किया और उस स्थिति को मैंने 10 सेकेंड के लिए मेंटेन किया। तो आज के लिए
मैंने मेरे शरीर को भुजंग आसन में 10 सेकेंड के लिए स्थिर किया। शुरुआत है। धीरे धीरे ये कालावधि बढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद मैं 20 सेकेंड के लिए वो मेंटेन कर रहा हूँ, फिर 30 सेकेंड के लिए। ऐसे करते करते 1 साल के बाद अब मुझ में उतनी क्षमता आ गई कि आज मैं भुजंगासन 1 मिनट तक मेंटेन कर रहा हूँ, या बाद में 2 मिनट तक मेंटेन कर रहा हूँ। ये प्रोग्रेस है। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये होना चाहिए। तब प्रोग्रेस आपको दिखेगी। तब उस भुजंगासन के और गहरे जो इफेक्ट है वो आपको महसूस होंगे शरीर में। उससे और लघुत्व आएगा, आपके मेरुदंड में एक चैतन्य आएगा। आप अगर सालों सालों से केवल भुजंगासन 10 सेकेंड के लिए कर रहे हो तो उससे आपके पीठ के मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, स्पाइन भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, छाती भी स्ट्रांग हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। लेकिन जो एक गहरा इफेक्ट मेरुदंड में हमें चाहिए, वो गहरा इफेक्ट तब आएगा जब आप उस प्रोग्रेस पर ध्यान देते हो। तो कुछ सालों के बाद आप कहोगे कि देखो आजकल मैं भुजंगासन 2 मिनट तक मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अब गहराई में आप प्रवेश कर रहे हो। अब इस गहरे इफेक्ट को और गहरा और स्पिरिचुअल बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले से ही ये नींव डालेंगे कि उस आसन के अंतिम स्थिति में हम थोड़ा आंख बंद करके बॉडी अवेयरनेस का अभ्यास करेंगे। देखो, तो आपका जो आसन का अभ्यास है वो एक महीने में आपके ध्यान का भी अभ्यास होगा, जिसको हम विपश्यना कहते हैं, या जिसको सीधा शरीर पर ध्यान देना, बॉडी अवेयरनेस कहते हैं, वो तो अपने आप होने वाला है। नहीं तो बहुत से लोग आसन के अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं, वहाँ थोड़ा ठहरते हैं, लेकिन उस वक्त जो शरीर पर एक ध्यान देना चाहिए वो शायद नहीं होता। शायद योगा टीचर भी इस प्रकार से मोटिवेट नहीं करते। तो अब योगा टीचर को क्या करना चाहिए? मानो जैसे उन्होंने भुजंगासन दिया और कहा कि अब ये भुजंगासन हमें 30 सेकेंड तक मेंटेन करना है, आंख बंद कीजिए। और अब आप अपने मेरुदंड को महसूस करो, आजू बाजू के पीठ के बड़े मसल से उनको महसूस करो, थोड़ा लो बैक को महसूस करो, बटक्स को महसूस करो, फिर दोनों थाइस को महसूस करो। इस प्रकार से मोटिवेट करो कि वो सर से पांव तक अपने शरीर को उस आसन की अंतिम स्थिति में महसूस करे, अनेक अंग प्रत्यंगों को महसूस करे कि उस वक्त कहाँ स्ट्रेच मिल रहा है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, कहाँ प्रेशर है, कहाँ कुछ ब्लड वेसल्स की संवेदना आ रही है। ऐसे जो स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाएं हैं उसके प्रति अवेयर रहने दो, जागरूक रहने दो। धीरे धीरे मेरुदंड के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ेगी, तो ये आसन विद अवेयरनेस हो गया। नहीं तो लोग केवल वहाँ स्थिर रहते तो है, लेकिन मन कहीं भटक जाता है। बहुत बार मैंने योगा हॉल में देखा है कि जब लोग उस अंतिम स्थिति में जाते हैं तो एक सन्नाटा छा जाता है, योगा टीचर भी कुछ बात नहीं करता, और तब उनका मन कहीं भटक जाता है स्टूडेंट का। तो आसन में है लेकिन मन कहीं और बाहर चला गया, और बाद में कुछ देर के बाद फिर योगा टीचर की आवाज़ आती है, नाउ कम बैक। तो फिर उनका मन फिर एक बार वापस आ जाता है। हम चाहते हैं कि जब वो आसन कर रहे हैं तब उनका मन शरीर पर ही टिका रहे। तो टू फॉलो द पोस्चर विथ अवेयरनेस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी नींव हम पहले से डालेंगे। तो बाद में जब भुजंगासन 1 मिनट के लिए मेंटेन कर रहा है, 2 मिनट के लिए मेंटेन कर रहा है, तो विथ अवेयरनेस अब धीरे धीरे और बारीकी से वो शरीर को देखने लगेगा। पहले पहले ग्रॉसली अपर बैक, मिड बैक, लो बैक, बटक्स, थाइज ऐसे देखते रहेगा, लेकिन बाद में फिर मेरुदंड के छोटे छोटे पार्ट्स पर भी उसका मन जाएगा, तो और गहरी संवेदना वो महसूस करेगा। और जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतने और गहरे इफ़ेक्ट्स उसको मिलने लगेंगे। हठ प्रदीपिका ने ये बताया है कि जहाँ आपका मन जाएगा, स्थिर हो जाएगा शरीर के किसी कोने में, किसी अंग प्रत्यंग पर, वहाँ प्राण वो प्रवाहित हो जाएगा। तो मानो जैसे भुजंग आसन में वो सर से पांव तक अपने शरीर को महसूस कर रहा है मन से, और मन से वो हर एक अंग प्रत्यंग के पास जा रहा है, तो इसी बहाने जो प्राणिक एनर्जी है
वो भी हर एक अंग प्रत्यंग के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उन्होंने आसन भी किया और प्राण शक्ति का अच्छे से संचालन भी किया, तब जाकर ये आसन स्पिरिचुअल होने वाला है और गहरे इफेक्ट देने वाला है। नहीं तो केवल हम बुक में पढ़ते रहते हैं कि इस आसन से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उस आसन से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बात है कि उस आसन का हम गहरा अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद और एक बात है, वो ऐसी कि एक आसन का हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं। मानो जैसे भुजंग आसन मैंने 1 मिनट के लिए मेंटेन किया, विथ अवेयरनेस मेंटेन किया, बाद में फिर वापस आ गए, थोड़ा मकरासन में आराम कर दिया, फिर एक बार मैं भुजंगासन के लिए जाऊंगा, फिर एक बार मैं उसको 1 मिनट के लिए मेंटेन करूंगा। ऐसे 2 बार 3 बार या बार बार रिपीट कर सकता हूँ, 4 बार 5 बार भी रिपीट कर सकता हूँ। तो इसका फायदा क्या है? क्योंकि हर बार ये रिपीटेशन होगा तो हर बार नए से मैं भुजंगासन कर रहा हूँ तो और गहराई से बॉडी को देख रहा हूँ। हो सकता है पहले राउंड में मैंने बॉडी को ग्रॉसली देखा है, लेकिन तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में मैं उसी भुजंगासन में मेरे शरीर को और सूक्ष्मता से देख रहा हूँ। तो ये मेरे सजगता का अभ्यास हो गया। अलग मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, 1 घंटे के आपके आसन की प्रैक्टिस 1 घंटे का मेडिटेशन हो सकता है अगर इस प्रकार से हम करें तो। और फिर एकाग्रता भी बढ़ेगी, मन का द्वंद्व नष्ट हो जाएगा। जो पतंजलि ने कहा है कि आसन से मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व आखिर नष्ट होने वाले हैं, मन शांत होने वाला है, ये गहरा इफेक्ट तब आएगा। ये बातें अब योगा टीचर को लोगों को बतानी होगी। नहीं तो आज योगा टीचर हो या योगा का स्टूडेंट हो, जब कभी 1 घंटे के आसन के क्लास के लिए जाता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि चलो इस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आसनों की वैरायटी करूं ताकि मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो इनका होलिया ऐसा होता है कि 1 घंटे में अगर मैं 40 आसन करूंगा अलग अलग वैरायटीज़ के साथ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे के आपके प्रैक्टिस में शायद 5 या 6 ही आसन हो जाएंगे, लेकिन हर एक आसन का गहराई से अभ्यास होगा, उतना पेशेंस बढ़ेगा। तो लोगों की ये जो भूमिका है आसन के तरफ देखने की अब थोड़ी चेंज होने की ज़रूरत है। कम से कम हफ्ते में 1 क्लास ऐसी होनी चाहिए जहां आप केवल 5 या 6 या 4 या 5 ही आसन ले रहे हो, लेकिन इस प्रकार से गहराई से ले रहे हो, उसके मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर, उसके फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखकर, बॉडी अवेयरनेस को ध्यान में रखकर। पहले पहले जिन लोगों को डायनेमिक ढंग से अभ्यास करने की आदत हो गई है उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन भी चंचल है और उनको प्रैक्टिस भी चंचलता बढ़ाने वाली ही चाहिए या थोड़ी सी डायनेमिक चाहिए। ठीक है, उस डायनेमिक प्रैक्टिस से उनको शरीर के लेवल पर फ़ायदा होगा, लेकिन अब हम आसन को अगर गहराई से देखना चाहते हैं, जो हट्टे दीपिका ने कहा, जो पतंजलि योग सूत्र ने कहा, तब हमें अब कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात ऐसी है कि कुछ कुछ आसन का इस प्रकार से प्रोग्रेसिवली स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे जो प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था है, यानी कम से कम एफर्ट में हम उस आसन को मेंटेन कर रहे हैं, यह अवस्था आने वाली है। यह अवस्था तब आएगी जब मैं आसन का मेंटेनेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और उसमें शरीर को सिखा रहा हूँ कि तुम्हें इतनी देर तक स्थिर रहना है। पहले पहले कैसे होगा? पहले पहले आप अपने मसल का जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर, उसको तीव्रता से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको मेंटेन करोगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसका समय बढ़ाओगे तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल का टोन बढ़ेगा। अब उसके कारण पहले दिन जितनी ताकत लगाकर आप आसन कर रहे थे अब उतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मसल का जो नेचुरल टोन है उसी टोन पर आप आसन को मेंटेन करोगे, तो उसमें जो कैलोरीज है वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी,
जो प्रयत्न शैथिल्य, इफोर्टलेसनेस ये अवस्था बताई है पतंजलि ने, वो आप महसूस करोगे। यानी पहले पहले 15-20 सेकेंड भुजंगासन करना भी कितना पेनफुल था, आपको शरीर में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी थी, लेकिन बाद में 1 मिनट तक आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से कर रहे हो। आपका ब्रीदिंग अच्छा है, आपके शरीर में कोई तनाव नहीं है, पूरा कंफर्ट है, कोई वेदना नहीं, कोई दबाव नहीं। ये प्रयत्न शैथिल्य की अवस्था जब आती है, तब अंदर के प्राण शक्ति का संचलन बहुत अच्छी प्रकार से होता है। वही बात है जब ध्यानात्मक आसन हम करते हैं, कोई सिद्धासन हो या पद्मासन हो, इसका प्रोग्रेस कभी देखा है? क्या आपने आज सिद्धासन 1 मिनट के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे आपको एक प्रोग्रेस शीट बनाकर उसमें लिखना चाहिए कि आज मैंने सिद्धासन 10 मिनट के लिए किया, आज मैंने 20 मिनट के लिए किया, आज मैंने आधे घंटे के लिए किया, आज मैंने 1 घंटे के लिए किया। ये प्रोग्रेस कभी तो हमारे प्रोग्रेस शीट पर आनी चाहिए। नहीं तो सिद्धासन किया, बस वही 1 मिनट के लिए रखा और सालों सालों से उतना ही कर रहा है, तो उसमें प्रोग्रेस नहीं है। जो मेडिटेटिव आसन में बताया कि केवल आसन करने मात्र आपकी शक्ति मूलाधार में इकट्ठा होगी और उसका संचलन होने लगेगा। अब सिद्धासन के बारे में हठप्रदीपिका ने यह शब्द लिखा है, लेकिन वो तब साकार होगा, तब हमें एक्सपीरियंस होगा जब हम इस प्रकार से प्रोग्रेस ध्यान में रखेंगे। अब और कुछ बातें हैं आसन के बारे में। हमेशा हम किसी बुक में उसका चित्र देखते हैं और फिर हम खुद पर एक आरोपण करते कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। ये आसन की आइडियल स्थिति है, नो डाउट। किसी विशिष्ट प्राणी के शरीर के जैसा वो दिखता है, तो नाम दिया कुर्मासन या भुजंगासन, और उसका एक चित्र बनाया और उसकी एक आइडियल स्टेट हमने डिफाइन कर दी। लेकिन सच माने तो किसी भी आसन की ऐसी आइडियल स्टेट हम डिफाइन नहीं करेंगे। आज के लिए मैं जहाँ तक जा रहा हूँ, आसानी से जा रहा हूँ, वो मेरा आसन है। हो सकता है कि वो जो बुक में आपने देखा है वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक पहुँचे हैं बिना वेदना के, बिना डिस्कम्फर्ट के, वही सही। तो वहाँ तक रुको, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ रुकने से भी बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, वो जो अंतिम स्थिति डिफाइन की गई है, उसका चित्र दिखाया है, वहाँ जाने से और फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप उसी रास्ते में रह गए हो, उसके आगे जा नहीं पा रहे हो, और अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वेदना हो रही है, तो कोई बात नहीं, वही रुको और वही आप मेंटेनेंस का, अवेयरनेस का अभ्यास करो। धीरे धीरे हो सकता है आपका शरीर उस अंतिम स्थिति तक जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, और अगर नेचर की कुछ मर्यादा के कारण नहीं भी जा रहा है तो नहीं जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है वही आपके लिए आसन है। तो जो आसानी से होता है वही आसन है। तो ये जो फाइनल स्टेट है आसन की, उसको सही प्रकार से आपको एंजॉय करना है। तो ऐसा दिग्मूढ़ होना नहीं है कि मैंने अभी तक फाइनल स्टेज अचीव नहीं की। अरे जो आज आपने अचीव किया है वही ठीक है, वहाँ अवेयरनेस बढ़ाओ, वहाँ मेंटेनेंस बढ़ाओ, वही फ़ायदा देगा। क्योंकि वैसे देखा जाए तो ग्रंथों ने कहा 84,000 प्रकार के आसन है, तो हो सकता है आज जो आपने अडॉप्ट किया है वो भी उस 84,000 में कोई एक होगा। ऐसा थोड़े ही कहा है कि जो हमने आसन बुक में डिफाइन किए वही कर लो। कितने आसन के नाम भी बताए नहीं हैं, 84,000 आंकड़ा तो बता दिया। तो इसीलिए शरीर की कौन सी भी स्थिति हो, लेकिन वहाँ अगर आप सजगता से और कंफर्ट से, सुलभता से स्थिर होते हो, वहाँ अच्छे से बड़े अवेयरनेस करते हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ आपको उसके गहरे अनुभव आना शुरू हो जाएगा। और अगर पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे आगे फाइनल स्थिति तक जाओगे, जो बुक ने वर्णन की है, जो किताबों में चित्र दिखाया है। अट्टहास मत करो। क्या हुआ है कि आसनों में हमारा ईगो काम करता है कि कुछ आसन मुझे आना ही चाहिए, चाहे मारो मरोड़ो, चाहे दबाओ। तो वो खुद ज़बरदस्ती करेगा या योगा टीचर को कहेगा कि आप दबाओ लेकिन आज फाइनल स्थिति आनी चाहिए। या कभी कभी योगा टीचर का ओवर एंथुसियाज्म होता है और वो दबा देता है, मरोड़ देता है और फाइनल स्थिति अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ये सारा गलत मामला है।
क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं, उसमें इंजरी होने वाली है। देखो, स्ट्रेचिंग और ओवर स्ट्रेचिंग ये दोनों में अंतर है ना। आज आपने ओवर स्ट्रेच करके अगर किसी फाइनल स्थिति को अडॉप्ट भी किया तो भी वो ओवर स्ट्रेचिंग है, जिसमें हमारे मसल के फाइबर्स जो है वो इंज्योर हो रहे हैं। तो ऐसे इंज्योर करके हम क्या फ़ायदा शरीर को दे रहे हैं। इसीलिए कितने यंगस्टर्स होते हैं वो सवेरे के आसन करते तो हैं लेकिन ज़बरदस्ती करके, और उसके कारण होता ऐसा है कि पूरे दिन भर वो एक शरीर में हेवीनेस महसूस करते हैं, एक तनाव महसूस करते हैं, वेदना महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लगता, जैसे मानो हल्का सा फीवर आ गया। तो वो लोग रोज आसन कर रहे हैं लेकिन उसमें ओवर स्ट्रेच हो रहा है, मसल के फाइबर्स इंज्योर हो रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन तक 24 घंटे में रिपेयर भी हो रहे हैं, तो दूसरे दिन फिर फ्रेश होकर वही गलती कर रहे हैं। और ऐसा कई महीनों तक चलेगा तो धीरे धीरे मसल की जो ताकत है, क्षमता है, वो कम होने लगेगी। और वो दिन ब दिन ये महसूस करेगा कि आसन से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा वीकनेस ही बढ़ रहा है, हेवीनेस ही बढ़ रहा है। ऐसा ही होगा। इसीलिए आसन करते वक्त ये जो गलत तरीके से आगे जाना है वो टालना चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग इज़ ऑलवेज बैड। तो समझना चाहिए कि आज मैंने जो आसन किया वो उसमें जो मसल मैंने स्ट्रेच किए हैं वो सही स्ट्रेचिंग था या ओवर स्ट्रेचिंग था। तो मैं कहूँगा कि अगर पूरे दिन भर अगर शरीर में आप लाइटनेस महसूस कर रहे हैं, लघुत्व महसूस कर रहे हो, फ्रेशनेस महसूस कर रहे हो, और पूरे दिन भर की एक्टिविटी में आप एक सहजता महसूस कर रहे हो, तो जो आपने 1 घंटे में सवेरे किया वो सही किया। लेकिन 1 घंटे में जो किया उसके कारण अगर जड़त्व आ रहा है, हेवीनेस आ रहा है, पेन आ रहा है, तो सोचो आपने कुछ गलत किया है। तो ये जो प्रारंभिक बातें हैं उस पर अगर ध्यान देंगे और अब हम आसनों को थोड़ा गहराई से अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है, जो आसनों के फायदे बताए, उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बाकी आसनों के बारे में और कुछ साइंटिफिक बातें हैं, शायद किसी और एक संडे को एक कप ऑफ टी के साथ हम और डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना सही। धन्यवाद।